543 लोकसभा सीट में चर्चा इस वक्त दक्षिण के राज्यों की हो रही है। 543 में से 148 सीट का समीकरण हमने आपके सामने रख दिया। अभी भी एनडीए बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 400 के टारगेट को पाना है तो दक्षिण की कर्नाटक की अगर हम बात करें तो उन 28 सीटों पर भी बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसे दक्षिण का द्वार बीजेपी अपने लिए मानती है। साउथ इंडिया में कर्नाटक ही वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी ने अपने दम पर सत्ता हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया और कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस सत्ता में है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव को अपनी साख का सवाल बना दिया है। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि उसने इस बार जेडीएस के साथ अलायंस किया है। आज अमित शाह खुद बेंगलुरु रूरल लोकसभा सीट पर एक रोड शो करने वाले हैं। उससे पहले आज बड़ी दिलचस्प बात अमित शाह ने कही। आज अमित शाह ने कहा 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुलने देंगे। अमित शाह ने आज इस बात को एक बार नहीं 2 बार दोहराते हुए कहा 28 की 28 सीट पर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुलने देंगे, ये सीटें बीजेपी जीतेगी। एक बार क्या कहा अमित शाह ने, जरा वो आपको सुना देते हैं, फिर जो 28 सीटों का समीकरण है, जो ओपिनियन पोल है, वो हम आपके सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43% 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना है। तो 28 सीटों पर हम बात करें और सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तरी कर्नाटक की 11 लोकसभा सीटों की, जहां पर बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आंकड़े आपके सामने। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तरी कर्नाटक की 11 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। हालांकि अमित शाह जो ये कह रहे थे कि खाता खोलने नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले चिक्कीकोडी की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। बीजेपी के अन्ना साहेब शंकर जोले सांसद है। यहाँ से 2019 में अन्ना साहेब ने कांग्रेस कैंडिडेट को 2.25 लाख वोटों से हराया था। ओपिनियन पोल के मुताबिक चिक्कीकोडी सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर चिक्कीकोडी सीट पर कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। वो सीट जहां राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से समीकरण बदले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गुलबर्गा सीट की, जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई। उमेश जी जाधव वर्सेस राधाकृष्ण डोडामणि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यह सीट, जहां 2019 में बीजेपी के डॉक्टर उमेश जाधव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 1 लाख वोटों से हराया था। खड़गे यहां से 2009 और 2014 का चुनाव जीते थे। खड़गे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि को टिकट दिया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक गुलबर्गा से इस बार कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद एक और सीट की बात करें बेल्लारी की। बेल्लारी में जहां कांग्रेस की हॉट सीट सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की टक्कर हुई थी। सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज को इसी बेल्लारी सीट से हराया था। 1999 का वो चुनाव था, 2004 से, लेकिन बेल्लारी पर भगवा ध्वज लहराने लगा। 2018 के उपचुनावों को याद करें, जब 1 साल के लिए यहाँ पर केवल कांग्रेस के सांसद रहे। अभी बीजेपी के वाई देवेंद्रप्पा बेल्लारी के सांसद हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो बीजेपी के नेता बी श्री रामुलु आगे दिखाई दे रहे हैं, वो जीत सकते हैं बेल्लारी में। अब तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं जल्दी से। तटीय कर्नाटक की 3 सीट, जहां ये तीनों सीटें बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जल्दी से उत्तर कर्नाटक की बात करें। देखिए पहले ये तटीय कर्नाटक में से जो 3 सीटें, इसमें उत्तर कन्नड़
बीजेपी के विश्वेश्वर हेगड़े कागड़ी और कांग्रेस की अंजलि निंबलकर के बीच में सीधी लड़ाई। बीजेपी कैंडिडेट आगे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की अंजलि निंबलकर पीछे दिखाई दे रही हैं। दक्षिण कन्नड़ की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। दक्षिण कन्नड़ में कैप्टन ब्रिजेश चौटा बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस की ओर से आर पद्मराज, इनके बीच में यह सीधा मुकाबला। दक्षिण कन्नड़ सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। नलिन कटिल 2009 से ही दक्षिण कन्नड़ सीट से सांसद रहे हैं। 3 टर्म पूरा करने के बाद इस बार उन्हें चांस नहीं दिया गया है। यहाँ पर चेहरा बदला गया है। कांग्रेस ने आर पद्मराज को मैदान में उतारा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहां आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें उडुपी चिकमंगलुरु की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई। यहां पर कांग्रेस की ओर से अभी नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कोटा श्रीनिवास पुजारी बीजेपी के कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं। यहाँ पे लड़ाई जो है इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। इससे पहले कि हम बाकी और वीआईपी सीट्स पर आगे बढ़ें, सबसे पहले हम इन टोटल पिक्चर उत्तरी कर्नाटक की भावेशी बात कर लेते हैं। उत्तरी कर्नाटक में 11 सीट बीजेपी के पास 9, कांग्रेस के पास 2। देखिए, उत्तरी कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से जो वोट बैंक है, आप देखेंगे बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट जो बीजेपी को पूरे कर्नाटक में मिलता है वो है लिंगायत का। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा में लगभग सभी सीटों पे लिंगायत वोटों का प्रभाव है। जो 2 पर्टिकुलर सीट की जो हमने बात की, चिक्कोडी और गुलबर्गा से, जैसे हमने पहले कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सीट है। पिछली बार हार गए थे, बहुत क्लोज मार्जिन में हार गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कि चूँकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जो सिटिंग एमपी है, उनका बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। दूसरी तरफ जब से खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने हैं पार्टी के, तो उनके लिए एक सेंटिमेंट है, उनको लोग पसंद करते हैं। शायद उसका वो भी एक रीज़न था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना पाई थी। उनका भी अपना एक खास महत्व रहा था उस पर्टिकुलर रीज़न में। पर पूरे तौर पे यदि उत्तर कर्नाटक की बात करेंगे तो बीजेपी का एक गढ़ रहा है। बीजेपी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म हमेशा करके आए। जहाँ तक कोस्टल की बात है, कोस्टल में देखिए, कोस्टल कर्नाटक जो बीजेपी के लिए आप मान के चलिए कि एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। वो वहाँ पे बीजेपी हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते। चाहे अभी इस असेंबली को भी देख लीजिए, यहाँ पे बीजेपी भले ही कर्नाटक में चुनाव हार गई, लेकिन यहाँ पे बीजेपी कर्नाटक में अच्छा किया। बिल्कुल, ये तो कोस्टल कर्नाटक एक हिंदुत्व की, वहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी हमेशा मुखर रही है। बहुत जो पिछला जो कार्यकाल था सिद्धारमैया का, उसमें उनको सपोर्ट करने का या उसके खिलाफ बहुत हद तक कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा था, जिसके वजह से बीजेपी इस रीजन में हमेशा ही एग्रेसिव रहती है, हिंदुत्व की बात करती है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता है। जी, दक्षिण कर्नाटक की जल्दी से बात कर लेते हैं। दक्षिण कर्नाटक की 9 सीट, दक्षिण कर्नाटक की 9 सीट में से बीजेपी के पास 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट और इसके अलावा जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के पास 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से AR ग्राफिक्स आपके सामने, ये आप देखें, जो दक्षिण कर्नाटक की 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहले शिमोगा की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट शिमोगा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई। BY राघवेंद्र बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की ओर से गीता शिव कुमार, शिमोगा की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। गीता शिवराज कुमार कांग्रेस के नेता ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। शिमोगा सीट, जहां B राघवेंद्र कर्नाटक के पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा के बेटे, और अगर बीजेपी के प्रदेश यूनिट की बात करें तो BY विजेंद्र के भाई। ये लड़ाई शिमोगा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। बीजेपी जेडीएस का गठबंधन होने के बाद ये मजबूती और बढ़ गई है। विजय जी, जेडीएस को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा, क्योंकि जेडीएस को भी अपना थोड़ा सा गढ़ बचा कर रखना था। यदि पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो जेडीएस को काफ़ी नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ा था। तो और भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है, जो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि 28 की 28 सीटें लानी है। तो उसमें जो इलाका है दक्षिण कर्नाटक का भी, और ख़ासतौर से जिस तरह से जो वोट है वोकालिगा का, जेडीएस का, वो वोट उनके साथ आ जाए, क्योंकि लिंगायत वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो बड़ी मजबूती है। कोस्टल कर्नाटक का जिक्र जैसा भावेश जी ने किया, कोस्टल कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यदि आपको याद हो, पिछले विधानसभा चुनावों में जो बजरंगबली का नारा जो दिया गया था, वो सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक में नहीं चला, लेकिन कोस्टल कर्नाटका में जो जीत है उसमें बजरंगबली के नारे की सबसे बड़ी ताकत वहाँ पर दिखाई दी है। तो कोस्टल कर्नाटका और उत्तरी कर्नाटका में कोई परेशानी उस तरह से नहीं है, और जेडीएस के साथ मिलकर ये है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर करेगी कर्नाटका में। अब बीजेपी कितना रोक पाती है जेडीएस के साथ मिलकर, और जेडीएस का पूरे कर्नाटका में कोई इतना बड़ा असर नहीं है।
उसका अपना एक इलाका है, उसमें जो ओल्ड कर्नाटका, ओल्ड मैसूर कर्नाटका, उसमें वहाँ पर वो रहती है। तो कितनी वो अपनी सीट बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद जेडीएस से पूरे कर्नाटक में नहीं होने वाली है। बिल्कुल। देखिए डीके शिव कुमार और इन पैचेस सिद्धारमैया जो दोनों हैं बहुत मजबूत लीडर है कांग्रेस की। जैसे मैं कुछ और वीआईपी सीट्स की बात कर लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हम हासन सीट की बात कर लेते हैं, एक और वीआईपी सीट हासन साउथ कर्नाटक की, जहां जेडीएस की परंपरागत सीट है जिसे हम कहते हैं, यहां से वही जीता है जिसे देवेगौड़ा परिवार सपोर्ट करता है। हासन वोकलिगा वोट का गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां जेडीएस के पी रेवन्ना 1,40,000 वोट के मार्जिन से जीते थे। पी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के भतीजे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक हासन की ये सीट फिर से जेडीएस के पास जाएगी। जेडीएस को यहां से आसान जीत मिलेगी। चामराजनगर की बात कर लें, बीजेपी के एस बालाराज और कांग्रेस के सुनील बोस के बीच में यहां पर टक्कर है। 19 के चुनाव का ये गणित आपको बता दें, जब के श्रीनिवास प्रसाद ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन हार और जीत का मार्जिन केवल 1,817 वोट था। जरा सोचिए, केवल 1,817 वोट। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो नंजागुड से विधायक हैं और इस बार बीजेपी ने एस बालराज को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सुनील बोस को टिकट दिया है। इस सीट से भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। चामराजनगर के बाद बात करेंगे बेंगलुरु की। अब बेंगलुरु की 5 सीटों की बात कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से आपको जीत के रास्ते पर ले जाती हुई सड़क बीजेपी कितना इस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, जरा आप देखिए। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हम ऑल टुगेदर पिक्चर की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। जैसे शुरुआत में ही हमने चर्चा की, ये दक्षिण का द्वार बीजेपी इसे कहती है, और इस द्वार को अगर कहें कि बम्पर जीत मिल रही है, वैसे जैसे अमित शाह कह रहे थे, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवर द टॉप अच्छा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कर्नाटका में इनफैक्ट अमित शाह जी की जो दावा है कि वो 28 की 28 सीटें लेंगे, मुझे लगता है वो बहुत क्लोज पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा श्रेय मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। क्योंकि जैसे ही विधानसभा के इलेक्शन हुए और पावर में कांग्रेस पार्टी आ गई, तो उनकी जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है लोगों को, वो बहुत क्लियर एक इन अ वे वोटर के दिमाग में डिसीजन करने की क्षमता आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में नहीं देना है। वाटर क्राइसिस जो कर्नाटका में हुए और ओवरऑल जो कर्नाटका की जो जनता है, जो विजय जी भी कह रहे थे, भवेश भी कह रहे थे कि कर्नाटका में बीजेपी का एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उसको उसकी एक जो काडर है कर्नाटका में फैला हुआ है, बहुत समय से काम कर रहा है। बाकी सदर्न स्टेट्स में उतना काडर मजबूत नहीं है या इतना फैला हुआ नहीं है जितना कर्नाटका में। और इनफैक्ट जो बजरंग बली की आप बात भी कर रहे थे, उसका भी आप राम मंदिर को अगर आप ले, राम मंदिर का इशू रेजोनेट करता है कर्नाटका में, और वो हम देखेंगे इन्हीं इलेक्शंस में। जब अमित शाह जी कह रहे हैं 28 सीट, तो मुझे लगता है राम मंदिर को भी इसको फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका का वोकलिंगा या लिंगायत जो वोट है वो भी उस सेंटिमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है और वो देखेगा कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हुए। जब आपने उत्तर और दक्षिण की बात की तो एक और विवाद मुझे भवेश याद आ गया। वो विवाद डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने शुरू किया था और उसे बीजेपी ने बड़े अच्छे से लिफ्ट किया। उन्होंने ये कहा कि आप क्या उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली राजनीति करने वालों को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या ये चल रहा है डीके सुरेश के खिलाफ जाता भी है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से डीके सुरेश बहुत बड़े प्लेयर हैं नहीं, वो अपने सीट पे प्रभाव रखता है। वो भी इसलिए जीते क्योंकि बीजेपी उस पर्टिकुलर सीट पे जो बैंगलोर रूरल की सीट है उससे मजबूत नहीं रही। वहाँ पे कांग्रेस की लड़ाई होती भी है तो ज़्यादातर जेडीएस के साथ होती रही है वहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर सीट पे बस उनका प्रभाव है। हालांकि उन्होंने कुछ बातें जरूर बोली जो उनके अगेंस्ट जाता है, लेकिन इस चीज़ों की चर्चा जरूर नहीं है। वहाँ पे जो भी इलेक्टोरल, जैसे अभी आरती जी ने बात की कि वहाँ पे जो कांग्रेस की जो सरकार की जो पिछले 1-1.5 साल की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से कांग्रेस से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरा, बीजेपी की जिस तरह हार हुई उससे
शुरुआती दौर में थोड़ा सा बीजेपी की कैडर की थोड़ा सा मोरल डाउन था, लेकिन जेडीएस के साथ आने के बाद से, हालांकि अभी एक क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि जेडीएस का जो वोट है, जो वोकालीगा, वो कितने ट्रांसफर होता है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन 2019 में जब कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन हुई थी तो एक हद तक वोकालीगा ने बीजेपी के साथ वोट किया था कांग्रेस को हराने के लिए। संभव है कि इस बार वोकालीगा फिर से बीजेपी को वोट करे, लेकिन वो कहां तक करती है वो देखने की बात होगी, क्योंकि डीके शिव कुमार वोकालीगा कम्युनिटी से आते हैं और उनका एक बड़ा प्रभाव देखा गया था असेंबली में। तो ये संभव है कि बीजेपी के लिए कहीं बैकफायर भी न कर पाए, लेकिन चूंकि बीजेपी ने 3 सीटें ऑलरेडी उनको दिया है, जो 3 सीटें बीजेपी ने दिया है, जिसमें एक मांड्या सीट है जहां पे जेडीएस भले ही जीतती आई है, लेकिन इस बार उनका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस बार, पिछली बार भी हार गए थे, लेकिन शायद सुमन लता जो वहाँ पे सिटिंग एमपी इंडिपेंडेंट जीती थी बीजेपी के सपोर्ट से, शायद वो फिर एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाली है, तो शायद वहाँ पे वो सीट जेडीएस के हाथ से फिर से निकल सकती है। 2 और सीट विजय जी, फिर आप भी इस पर अपना कॉमेंट दीजिएगा। बेंगलुरु उत्तर और बेंगलुरु दक्षिण की बात कर लें। बेंगलुरु उत्तर में शोभा करंदलाजे वर्सेस एमवी राजीव गौड़ा है और यहाँ पर शोभा करंदलाजे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु दक्षिण की बात करें, तेजस्वी सूर्या तो जीतेंगे हारेंगे, बड़ी क्लियरली ओपिनियन पोल ये बता रहा है बीजेपी। तेजस्वी सूर्या जीत रहे हैं बेंगलुरु दक्षिण से और कांग्रेस की सौम्या रेड्डी बेंगलुरु दक्षिण से हारती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी सूर्या जो है एक और नाम है जो फायर ब्रांड लीडर है बीजेपी के, या जो यंग लीडरशिप है देश की, इसमें रेवंत रेड्डी हो, अन्ना मलाई हो, सुरेंद्रन हो, तेजस्वी उसमें सबसे पहले नाम है, सीनियर हो गए वो आजकल, तो वो एक फायर ब्रांड लीडर है, तो उनकी जीत को लेकर कोई बहुत सवाल नहीं होता। लेकिन बेंगलुरु का जिक्र इसलिए भी करना चाहिए कि जब सरकार वहां पर है उसके बाद भी 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, क्योंकि एक जो जिक्र आरती जी ने भी किया, वाटर क्राइसिस वहां पर बेंगलुरु और 4 और आसपास के बड़े शहर है वो बड़ा झेल रहे हैं और सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। विजय जी, वाटर क्राइसिस का जो अभी आपने भी और आरती जी ने भी जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट बकायदा इस पर चलाई कि वहां पर स्थिति ये है कि फ्लैट उतना महंगा नहीं जितना वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है। हाँ, तो इसी कारण तो वो उससे नाराजगी काफी बड़ी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बीजेपी की ये जो दोनों लीडर हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, एक मजबूत लीडर है और वो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए कि 28 में से 28 सीटें बीजेपी को मिल जाएगी अमित शाह जी के लिए, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मुझे लगता है कांग्रेस जो है 4-5 सीटों तक पहुंच सकती है। भावेश जी कितना दे रहे हैं मुझे आइडिया नहीं। ये 22 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 4 सीट इस ओपिनियन पोल के मुताबिक और जेडीएस को 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इतना मुझे लगता है कि 4 सीटें कम से कम उनको 4-5 सीटें कांग्रेस को वहां पर मिल सकती है, तो वो तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक ठाक सा गढ़ है। फिर जो आपके कहना चाहिए लिंगायत वोट है वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और वोकालिगा का जितना भी परसेंटेज आ जाए वो भी उनको मदद करने वाला है। ये आरती जी, आप भी कन्विंस्ड है बीजेपी को 22 सीट 28 में से, कांग्रेस को 4, जेडीएस को 2? मुझे लगता है बीजेपी को 22 से ज़्यादा मिल सकती है। वो देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आज अमित शाह जी गए हैं वहाँ, किस तरह की कैंपेनिंग करते हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे ही। और मुझे लगता है कि कर्नाटका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा साउथ में बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए कर्नाटक तो जरूरी है। 130 में से जो 29 सीटें हैं वो 25 सीटें तो कर्नाटक की है। यदि वो भी नहीं आएंगी तो ये 400 पार का जो नारा है और 370 का पार फिगर जो है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर मेंटेन करना या सस्टेन करना भी बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है।